तो एज्योर में कहाँ तक इंटरव्यू में पूछता है? सॉरी। हम जो पढ़ रहे हैं वो इंटरव्यू में कहाँ तक पूछता है? टोटल एवरीथिंग। They in the interview they will ask you, they will expect from you that you should know all the services, at least the important one. If you say you are a full stack developer, so they will expect you to know all the services around full stack application. First is application front end deployment, back end deployment, database connection, security around that, the VNet, subnet configuration, keyword, how do you keep password and get your password or say certificates that gets downloaded. Today we'll learn something called as Entra ID or Azure Directory, Active Directory, which is related to service principle. Very important, very important topic today. This will be asked in any interview. Without this, you cannot even do anything. And every cloud has this. Security is most important thing, right? So this is the today's topic is very important. And if you go to any cloud, same concept applies in any cloud. When I will teach you today's topic, then you will understand why it is more very important. So this will be also asked. Then monitoring. So the PDF I have given you, right? The PDF, if you follow, everything is covered there. Then you will be asked to for monitoring. So example, the complete life cycle. जो लाइफ साइकिल होता है हमारा एप्लीकेशन का, वो टोटल चीज पूछा जाएगा इंटरव्यू में। एक एप्लीकेशन में स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। ये लोकल लैपटॉप में कोडिंग कर लेते हो तो कोई कुछ नहीं बोलता है तुम्हें। यहाँ पे लोकल में तुमने फ्रंट एंड बना दिया, यहाँ बैक एंड बना दिया, यही डाटाबेस पड़ा है, इसको ये कनेक्ट कर लिया, इसको ये कनेक्ट कर लिया, हो गया। हेलो वर्ल्ड बना दिया, चार एंड पॉइंट बना दिए, चलो हो गया, चलो वो इंटरव्यू देने जाते हैं। ये ऐसे लोगों की अब जरूरत नहीं है आईटी में। ये काम क्लॉड को पायलट जेमिनी ये सब कर लेता है अब। कैसे लोगों की जरूरत है? यहाँ पे तुम्हारा कोड रखा हुआ है, फ्रंट एंड का कोड है, एक दूसरे रूपों में बैकएंड का कोड रखा हुआ है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग लेयर है। कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, सिक्योरिटी, जो कीवर्ड वगैरह सिक्योरिटी वगैरह जो होते हैं, सर्विस प्रिंसिपल आएगा जो आज हम पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग, जिसमें लॉग्स अगर वगैरह आएगा। अलर्ट्स, ये और ये एप्लीकेशन को यहाँ उठा के डालने के लिए कंप्यूट में, और ये इसको यहाँ डालने के लिए CI/CD पाइपलाइन। तो तुमको ये सब जानना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन कोड तो करना होता था पहले, वो कोड करते थे। अब वो कोड की जरूरत नहीं है, को पायलट और क्लॉड ये सबसे अब कोड कर लोगे। बट हाउ टू ब्रिंग दैट टू योर कंप्यूटर एनवायरनमेंट, यहाँ पे फिर डेव टेस्ट एक्सेप्टेंस प्रोडक्शन आ जाएगा। सभी का डेव, स्टोरेज अकाउंट का भी आ जाएगा, डीबी का भी डेव टेस्ट एक्सेप्टेंस प्रोडक्शन, सभी का, कीवर्ड का भी डेव टेस्ट। तो अब ये एनवायरनमेंट में आने के लिए CI/CD पाइपलाइन हम लोग पढ़ेंगे, एजोर YAML बेस्ड CI/CD पाइपलाइन। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पोर्टल एक्सेस तो होगा नहीं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट यू नो द CLI वे, CLI कमांड्स पता होना चाहिए, या फिर बाइसेप्स टेम्पलेट। इवन दो दिस इज अ वन टाइम एफर्ट, अभी तक तो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं टीम में, दे बेसिकली क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यू वन वन टाइम। बट इसमें कुछ इशू आ गया कल को, तो उसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये बाय डेवऑप्स इंजीनियर को जो है ना, वो जो इंफ्रा बनाया उसको कल को वो लोग टीम से निकाल देंगे, उसका जरूरत हो गया, उसको वो नहीं चाहिए। मे बी ही जस्ट एडेड फॉर 3 मंथ्स इन योर प्रोजेक्ट, जब उसका काम हो गया वो निकल गया,
तो आगे के बाद यहाँ पे जो 4 डेवलपर मान लो यहाँ पे रहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरा, कोड करो लोकल में, CI/CD के थ्रू से इंफ्रा पे ले जाओ, DB से कनेक्ट हो, सिक्योरिटी हो, मॉनिटरिंग हो, अलर्टिंग हो, इंसिडेंट अगर अगर मान लो एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा 500 एरर आ रहा है तो अलर्ट सेट करो कि 500 एरर आया तो एक अलर्ट क्रिएट हो, ईमेल आ जाए, और इंसिडेंट क्रिएट हो जाए एक टूल में, जैसे सर्विस नाउ वगैरह टूल होता है उसमें, और फिर वहां से इंसिडेंट को मैनेज करो। फिर इंसिडेंट से निकल के आया कि कोड फिक्स करना है, कोड फिक्स करो, फिर CI/CD के थ्रू से डिप्लॉय करो, फिर यहाँ जाओ। तो इंटरव्यू में ये सारा एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे, इफ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। इफ यू आर ओनली अ डेवलपर, तो चांसेस है कि ओनली द बैक एंड पार्ट इज आस्क्ड, बट बैक एंड फ्रंट एंड सेम होता है यूजुअली, फुल फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, या फुल स्टैक के लिए, और द सर्विसेज आर सेम। बट इफ यू आर एन AI/ML, Gen AI एक्सपर्ट, या डेटा इंजीनियर, या डेटा साइंटिस्ट, देन योर कोड इज नॉट टू मच। कोड थोड़ा सा ही लिखते हो, कोड थोड़ा सा लिखते हो, वो भी पाइथन में थोड़ा बड़ा कोड लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो। मेजर पार्ट इज डेटा, अलग अलग सिस्टम से आएगा, अलग अलग फॉर्म में, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे सिस्टम के लिए, इसको कैसे निकाल के देंगे तीसरे सिस्टम में, उस सिस्टम में हमको रियल टाइम चाहिए तो काफका कैसे सेटअप करेंगे, स्ट्रीमिंग कैसे करवाएंगे, वहां से उठा के किसी एक टीम के डेटाबेस में कैसे जाएगा वो। तो ये इसके लिए अलग सेट ऑफ सर्विसेज होते हैं। उसी तरह अगर AI/ML इंजीनियर है तो एक AI मॉडल वो नया स्क्रैच से बनाया है, उसको ट्रेन करने के लिए डेटा जो चाहिए, वो डेटा पाइपलाइन बना के डेटा ट्रेन हो रहा है ये डेटा से, और ये मॉडल फिर मॉडल डिप्लॉय करने के लिए CI/CD पाइपलाइन बनाना चाहिए, जो इसको ML Ops बोलते हैं वहां पे, ML Ops। यहाँ पे एक फ्रंट एंड बैक एंड का कोड लिखे हो, इसलिए यहाँ डेवऑप्स बोला जाएगा, यहाँ पे यही सेम चीज ML Ops बन जाएगा। क्योंकि ML Ops में ये कम, जो मॉडल डिप्लॉय होगा या वो कोई ऐप सर्विस या VM में डिप्लॉय नहीं होगा, उसका सर्विस अलग है। उसका सर्विस एजोर AI फाउंड्री हो गया मान लो, एजोर में, AWS में बेडरॉक हो गया, तो वहां पे डिप्लॉय होगा मॉडल, वहां पे डेटा आएगा, वहां फाइन ट्यून होगा। तो इसलिए जो कि सर्विस बदल गए, बस प्रोसेस सेम है, तो ML Ops कहलाओगे। तो यहाँ तुम्हारे डिफरेंट सेट ऑफ एजोर सर्विसेज होंगे, इसलिए इसका करियर पाथ अलग है। AI इंजीनियर का सर्टिफिकेशन पार्ट अलग है एजोर का, एक डेवलपर का सर्टिफिकेशन पार्ट अलग है एजोर का। इट इज सेम अक्रॉस ऑल प्रोवाइडर। AWS में भी ऐसे ही अलग सेग्रीगेशन अलग अलग है। वैसे ही अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो तो कुछ तुम्हारे अलग सर्विसेज हैं एजोर में, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। समझ में आया? तो तुमको क्या पूछा जा सकता है, ये सारा चीज जितना हम पढ़ रहे हैं टोटल। और एक बार ये सीख गए तो यू कैन इजीली बिकम एन ML Ops इंजीनियर इन फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेटअप सेम होता है, सर्विसेज बस अलग हो जाती है। क्लियर है? तो एज्योर में भी डॉकर और क्यूबरनेट्स वो सब भी इंटीग्रेटेड होता है, या ऑलरेडी, वो अलग करना पड़ता है? वो ऑलरेडी सर्विस आता है, हर क्लाउड ये सर्विस देता है। यहाँ पे जॉब एजोर, डिस्क्रिप्शन में डॉकर, क्यूबरनेट्स, CI/CD, गिटलैब, ये सब ये है ना, ज्यादा पूछते हैं। एजोर क्यूबरनेटिस सर्विस, AKS। Kubernetes is just a platform that runs Docker containers। तो डॉकर तो आना ही चाहिए, तो और ये Kubernetes सर्विस है। यहाँ पे अलग अलग क्लस्टर बनाओगे, नया क्लस्टर बनाओगे, हर क्लस्टर में फिर पॉड्स डिप्लॉय होंगे, पॉड्स डिप्लॉय होंगे, फिर वो नोड पूल होगा, सेटअप करोगे नोड पूल को, सर्विस बनाओगे जो एक दूसरे से बात करेगा, लोड बैलेंसर सेटअप करोगे। तो क्यूबरनेटिस एक अलग दुनिया है पूरा। यहाँ पे Red Hat OpenShift platform is also a Kubernetes only, correct? देखो, डॉक नॉर्मल नॉर्मल कोड लिखते हो, ये कोड लिखते हो नॉर्मल लैपटॉप में, है ना? इस कोड को चलाने के लिए मैवन चाहिए, इस कोड को चलाने के लिए JDK चाहिए,
मान लो कि नोड जेएस भी चाहिए, कभी कभी ये सब होता है। मान लो सेम कोड को तुम बोलोगे कि मेरे लैपटॉप में चलाना है, तो पहले मुझे क्या बोलोगे, सर पहले आप जेडीके इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आप नोड जेएस भी इंस्टॉल कीजिएगा तभी चलेगा। फिर तीसरे के मशीन में चलाना है तो उसको भी बोलोगे, सर नोड जेडीके इंस्टॉल कीजिएगा, नोड जेएस इंस्टॉल कीजिएगा, और एक काम कीजिएगा, आपको ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मान लो मेवन वगैरह। तो ये देखो, जिसके लैपटॉप में तुम ये कोड चलाना चाह रहे हो सबको यही इंस्टॉल करना पड़ रहा है। ये रन टाइम जो है ना, ये तो मल्टीपल रिपीटेड वर्क कर रहा है ना वो आदमी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आया इशू क्या है यहाँ पे? करेक्ट। तो अब तुम्हारा कोड का के साथ एक स्पेसिफिक जेडीके चलता है 17 मान लो, तो हर बार तुमको मेक श्योर करना पड़ेगा, हर इंसान को बोलना पड़ेगा 17 इंस्टॉल करना, 17, और नोट जेएस 22 करना, मेवन 3 पॉइंट समथिंग करना, नहीं तो नहीं चलेगा। ये बोलोगे, मैं बोलता हूँ। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये आया, कोड के साथ ना तुम ये सब भी दे दो। तो एक फाइल बनाओ, डॉकर फाइल बोला जाता है, उसमें लिखो कि इस इसमें तुम पहले से जेडीके 17 डाल दो, नोट 22 डाल दो, मेवन 3.1 डाल दो। उसके बाद एक जार मिलेगा, उस जार को कॉपी कर लो यहाँ पे, ये चीज लिख दोगे, एक लेटर है सोच लीजिए, उसको डॉकर फाइल में लिख दिए। फिर ये जहाँ चलता है उसको डॉकर इंजन बोलते हैं, वो चलाता है इसको। तो मान लो ऐसे मेरे 500 तो एप्लीकेशन हो गए, 500 तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चल रहे हैं और जो डॉकर में है, और 300 तो मेरे नोड जैसे एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो 500 तो स्प्रिंग बूट के नोड, 300 तो ये, कौन सा नोड कब मर जा रहा है, कब उसको वापस से अप लाना है, ये हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे एक शिप, मान लो एक शिप है, इस शिप में दो लोग जब तक बैठे हैं तब तक ठीक है। जैसे ही ये 200 हो जाएंगे, इन लोगों को मैनेज करना मुश्किल होगा, 2000 हो जाएंगे तो इनको और मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो इन ये 2000 समझ लो नोड हो गए, मतलब पॉड्स हो गए, अलग अलग एप्लीकेशंस हो गए। तो इनको मैनेज करने गूगल आया और बोला कि हम एक काम कर रहे हैं, इन नोड, इन जो क्यूबरनेटिस के डॉकर के जो पॉड्स रन होते हैं ना, डॉकर के जो ये कंटेनर रन होते हैं, उनको हम मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दे रहे हैं जिसको हम क्यूबरनेटिस बोलेंगे। और इसमें ऐसा पावर है कि आप मॉनिटर करते रहोगे वो 2000 लोग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं। किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो उसका इलाज भी वो साइड में कर रहा है, और नया उसका ट्रीटमेंट भी कर रहा है, और कोई सबका हेल्थ मॉनिटरिंग भी चल रहा है। वो क्यूबरनेटिस कुछ नहीं है, बस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इन अलग अलग डॉकर के कॉर्ड्स को, डॉकर के कंटेनर्स को मैनेज करता है। कौन चल रहा है, कौन हेल्थ में है, कौन बैड हेल्थ में है, कौन गुड हेल्थ में है, कौन मर गया, कौन किसको अप करना है, किसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है, ये करता है क्यूबरनेटिस। डॉकर क्या है, डॉकर एक कंसेप्ट है जो बार बार रन टाइम वगैरह का मिसकॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से कोड और रन टाइम सबको एक साथ पैकेज करके दे देने का कंसेप्ट को डॉकर बोलते हैं। तो अब बताओ, तुम अगर गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, मेटा हो, लिंक्डइन हो, नेटफ्लिक्स हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, जो भी हो, कोड तो लिख रहे हो ना, माइक्रो सर्विस में अलग अलग एप्लीकेशन बना रहे हो। तो सबको डॉकर में बंडल कर दो और उसको उठा करके एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर में डाल दो, हो गया। तो अब ये जब लोग करने जा रहे थे तो देखे कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर अब चलाएं कहाँ, अलग अलग कंपनी आके बोले हम चलाएंगे। तो ओपन शिफ्ट एक कंपनी आया, बोला मैं चला के दे दूंगा, तो ठीक है क्यूबरनेटिस क्लस्टर वहां चला लो, ये पॉड्स को वहीं डाल दो, चलेगा। सेम पॉड्स को उठा के कल एडब्ल्यूएस के ईकेएस सर्विस में डाल दो, वहां भी चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डॉकर पे है। एकेएस में डाल दो, एजोर क्लाउड में चलने लगेगा। गूगल जीके ई में डाल दो, गूगल कुबरनेटिस इंजन पे, वहां भी चलने लगेगा। ये फायदा होता है डॉकर का कि उठा के कहीं भी डाल दो, अगर डॉकर का रन टाइम अवेलेबल है तो वहां चलने लगेगा, और क्यूबरनेटिस उसको मॉनिटर करते रहेगा, बस ऑर्केस्ट्रेट करेगा सबको। तो ओपन शिफ्ट, आईबीएम, रेड हैट, एडब्ल्यूएस का ईकेएस, एकेएस, जीकी, कल को एक्स वाई जेड कंटेनर सर्विस आ गया, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब
का काम एक ही है कि बहुत सारे डॉकर कंटेनर्स चल रहे हैं, उनको मैनेज करना है बस। एक तरफ से मैनेजर है, सोच लो, आज टीसीएस में काम कर रहा है वो मैनेजर, कल इन्फोसिस में काम करेगा, परसों एचसीएल में काम करेगा। क्यूबरनेटिस एक मैनेजर है खाली, उसको लोग दे दो वो मैनेज करेगा। और लोग यहाँ पे डॉकर कंटेनर्स हैं, और वो डॉकर कंटेनर्स के अंदर क्या है, वो एक इंसान का कॉन्फ़िगरेशन भी है और उसका कोड भी है। समझ में आ गया कंसेप्ट, ओवरऑल कंसेप्ट क्या होता है ये बहुत ही। उपासना? यस सर, समझ में आ गई। तो अब तुम बताओ, रेज्यूमे में वो क्यों लिख रहा है, रेज्यूमे में क्यों लिख रहा है कि उसको सिर्फ जावा डेवलपर नहीं चाहिए, उनको डॉकर भी आना चाहिए, क्यूबरनेटिस भी आना चाहिए, और क्यूबरनेटिस कहीं भी चलता रहे वहां आना चाहिए। क्योंकि कल आज वो गूगल का यूज कर रहा है, उसको कल महंगा पड़ेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, उठा के एजोर में डाल दो, कुछ एजोर पे चलाओ, कुछ एडब्ल्यूएस पे चलाओ, बोलेगा। उसकी मर्जी है, कंपनी जहाँ पैसा सस्ता मिल रहा है उसको, दो पैसे बच रहे हो वो वहां डालेगा। तुमको आना चाहिए टेक्नोलॉजी, वो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेगा वो। ठीक है। ओके। तो इन सब के लिए क्या सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना होगा? जरूरत नहीं है, अगर तुम इस समय प्रो हो तो सर्टिफिकेशन वेस्ट है, कुछ कोई नहीं मांगता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन एक एक्स्ट्रा चीज है जो दिखा दोगे तो वो सोचेगा कि हाँ इसको आता होगा। इंटरव्यू तो वैसे भी करेगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो वैसे भी डालेगा। इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी है, हैंड्स ऑन होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट में तो मीन्स यूट्यूब में तो ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं प्रोजेक्ट पर। यूट्यूब में जैसा दिखा रहे हैं तो वैसा एग्जैक्टली सेम टू सेम काम कंपनीज में होता है कि नहीं, वो तो श्योर नहीं है। क्योंकि वो लोग तो बस एक प्रोटोटाइप दिखा दे रहे हैं कि माइक्रो सर्विसेज ऐसे बनता है, एपीआई गेटवे ऐसा इम्प्लीमेंट होता है, बस एक एग्जांपल दिखा दिया और हो गया। लेकिन कंपनीज में एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो अगर हम लोग को माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट में डाल दिया गया तो हम लोग से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम लोग क्लॉड कोड में बस एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो हम लोग नहीं नहीं है, एडब्ल्यू तुम ऐसा एज। नहीं है, तुमको बस एक्सपेक्ट ये किया, तुमको एक्सपेक्ट किया जाएगा। तुमको जावा का सारा टेक्निकल कंसेप्ट आना चाहिए, स्प्रिंग बूट का सब आना चाहिए, जेडब्ल्यूटी का सब आना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज का सब आना चाहिए, डिजाइन पैटर्न सब आना चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल सब आना चाहिए। फ्रंट एंड का अगर हो तो फ्रंट एंड में रिएक्ट, व्यू जेएस सब आना चाहिए, फ्रंट एंड बनाना सब आना चाहिए। उसके बाद तुमको कोड क्लॉट दिया जाएगा। समझ में आया? ये आना चाहिए तुम्हें, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। नहीं तो वो कोड क्लॉट क्या कोड लिख रहा है, गिटहब को पायलट क्या कोड कैसे जानोगे तुम, सही लिख रहा है गलत लिख रहा है? सो यू शुड बी एक्सपर्ट हियर फर्स्ट, देन यू विल बी प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा टूल, शार्प नाइफ या स्वॉर्ड, बेटर स्वॉर्ड। अगर मैं एक इंसान को वॉर पे भेजता हूँ, उसको बंदूक चलाना ही नहीं आता, उसको मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा बंदूक दे दिया, तो वो इंसान की वो वॉर में जीतेगा या हार के आएगा? लेकिन ये इंसान को सब पता है, सारे बंदूकों के बारे में पता है, कैसे यूज करना है, कहाँ पे किसको किस एंगल पे कितना स्पीड पे चलाना है, कितने यूज करना है। तब मैं उसको अगर अलग अलग टाइप का बंदूक दूंगा, गन दूंगा, राइफल दूंगा, देन ही विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। इसलिए रेज्यूमे में, इंटरव्यू तुमको जो कॉल्स आ रहे हैं ना उसमें ये बोल रहा है, यू शुड नो। कभी ऐसा नहीं लिख रहा है कि यू शुड नॉट नो जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, रिएक्ट। नो, यू शुड नो, यू शुड बी एन एक्सपर्ट देयर, देन, बिकॉज, and then you should be able to use AI for your regular day-to-day development optimization. And because now should be able to use AI, we will give you a tool now, Power, an AI code editor or something. Then you will be able to use to do this work which was development faster. Now that you are able to do this development faster, you are having time left. So you should also know CI/CD. You should also know
इंफ्रा, ऑप्स, डेवऑप्स। समझ में आया क्या बोल रहा है? कंपनी बोल रहा है कि मैं जब तुमको एक टूल दे दिया जिससे तुम कोडिंग, इंफ्रा, सीआईसीडी जब जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो तुम्हें सब क्यों नहीं आना चाहिए? सब आना चाहिए ना। क्या ही कोई गलत एक्सपेक्टेशन है क्या? वो जाके एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रिशियन, एक कारपेंटर, एक मैकेनिक, एक ड्राइवर अलग से क्यों हायर करे? एक ही इंसान को सब आना चाहिए, और उसको वो मैनुअल दे देगा, मतलब एक टाइप का गाइड भी साइड में दे देगा कि कहीं थोड़ा कुछ फंबल हुआ तो आस्क दैट गाइड, ही विल हेल्प यू, बट यू शुड नो एवरीथिंग। क्लियर है? यस। पहले ये गाइड स्टैक ओवरफ्लो होता था, गूगल होता था, बट दैट वाज नॉट ऑलवेज गुड, बहुत टाइम जाता था ढूंढने में। अब ये गाइड पूछो तो परफेक्ट आंसर देता है, इसको पूछो तो आके वो तुम्हारा कार भी चला देगा, प्लम्बर है तो तुम्हारे साथ वो बैठ के पाइप का कनेक्शन भी कर देगा, इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करके जाएगा, एजेंटिक मोड जिसको बोलते हैं। तो कंपनी क्यों तुमको नहीं मांगे? है कंपनी एक्सपेक्ट करेगा नहीं, यू शुड हैव दिस स्किल्स। Now, companies are not hiring any resources who are less than 5 years experience. 5 years experience वालों को हायर नहीं कर रहा है कंपनी, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है पता है? इनको हायर करोगे, इनको बैठा के सैलरी देना पड़ेगा, ये ऑन द जॉब आके सीखेंगे। जब तक ये सीखेंगे तब तक इनका बिलिंग देगा नहीं क्लाइंट। क्लाइंट बिलिंग नहीं देगा तो अपने जेब से सैलरी देना पड़ेगा, तो हमें चाहिए नहीं। पहले हायरिंग आईटी इंडस्ट्री में होता था 10 से 12 या 15 ईयर्स तक ही होता था मैक्सिमम। 15 ईयर्स के बाद वाले कैंडिडेट को ना हायर नहीं करते थे पहले आईटी में, बट नाउ 0 to 5 years नॉट रिक्वायर्ड। ये 5 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक अब रिक्वायर्ड है। 50 ईयर्स तक लोगों को हायरिंग कर रहे हैं एक्सपीरियंस। वाई? क्योंकि 50 ईयर्स वाला को अब वो बोल रहे हैं, नाउ यू टेक दिस सिस्टम जो हम बना रहे हैं एआई की मदद से, फास्ट डेवलपमेंट, वहां पे इनोवेशन करो, रिसर्च करो, नए नए प्रोडक्ट बिजनेस आइडियाज लेके आओ। सडनली डिमांड बढ़ गया सीनियर्स का, और जूनियर्स का घट गया। वो भी वो सीनियर्स जिनको सब पता होगा। 50 ईयर्स में ही शुड बी आर्किटेक्ट इन मल्टीपल डोमेन्स, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड, इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी, एआई, you name it, data science. He should be a specialist of multiple areas. ठीक है ना? अब समझ में आया रिज्यूमे में क्यों मांग रहे हैं वैसा? या तो सीआईसीडी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बस एक बाइसेप्स कोड लिखना होगा और उसी को ही मॉडिफाई करना होगा। नहीं, सीआईसीडी के लिए कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। वो एजोर YAML पाइपलाइन होता है, उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उसको उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे चल के। स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होता है, जॉब्स होता है, हर एक में CLI कमांड्स होता है, वो सीखना पड़ेगा। और बाइसेप्स टेम्पलेट जो CLI कमांड है उसका ऑल्टरनेटिव है, तो उसका भी सिंटेक्स होता है। वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, फंक्शंस कैसे लिखेंगे, उसमें कॉल कैसे करेंगे, पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो वो भी सीखना पड़ेगा। वो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है। उसके बाद उन दोनों को यूज करके यू कैन डेवलप CI/CD pipelines for application deployment and bicep template for infrastructure automation. क्लियर है? या ओके।